I love you. मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ऋषभ। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा तो मेरा क्या फायदा होगा? उसकी कोई फीस होगी, उसके खर्चे होंगे। क्या खर्चे होंगे और क्या फीस होगी तुम्हारी? तुम्हारी मिडिल ईस्ट की कंपनीज में पार्टनरशिप। क्या? आज सुबह मैं पापा के यहाँ गया था ये रिपोर्ट कार्ड साइन करवाने, क्योंकि स्कूल से सिर्फ पापा का ही साइन मंगवाया है और उन्होंने साफ मना कर दिया। अगर तुम पापा का ही साइन चाहते हो तो मैं तुमसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए काम करवा कर लाएगी। मेहदा, जब हम लोग साथ थे, मेरा मतलब है मैं और तुम, क्या तुम्हें ये लगता था कि मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? ऋषभ, सच बात तो ये है कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जनरल बॉडी मीटिंग? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? जब तक ये मीटिंग नहीं हो जाती हम कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। कमाल है, जब जहाज एक बड़े तूफान से बच जाता है तब जहाज में सवार कोई ना कोई इसमें छेद करने की कोशिश में लग जाता है। जी हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने ताऊ जी को आज तक मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के प्रोग्रेस में कभी कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं देखा। अपने जिंदगी में तो कभी प्रोग्रेस कर नहीं पाए वो, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के प्रोग्रेस में क्या खाक कंट्रीब्यूट करेंगे? मैंने उन्हें ऑफिस में तभी देखा या तो कोई क्राइसिस आ रही हो या क्राइसिस लाई जा सकती हो। ताऊ जी यहां सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, कंपनी के लिए कौन क्या कर रहा है इससे उनका कोई मतलब नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ताऊ जी भी तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के जहाज पे सवार हैं, फिर वो उसे क्यों डुबो देना चाहते हैं? दिस विल बी हिज पर्सनल लॉस टू। दलाल, तुम ताऊ जी को नहीं जानते। उनकी नीयत उन्हें यही समझाती है कि पहले जहाज को डुबाओ और उसके बाद अंडर वाटर जहाज को लूट लो। इसमें उन्हें अपना ज्यादा फायदा नजर आता है। यूं भी इतनी उम्र हो चुकी है कि बिल्कुल पेशेंस बाकी नहीं रहा। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो तुमने सुनी होगी, बस ताऊ जी की भी वही कहानी है। एक बार पेट चीर कर सारे अंडे निकाल लेना चाहते हैं वो। काफी समय से वो मौका ढूंढ रहे थे और इस बार उन्हें मौका मिल ही गया। यानी डैडी के वक्त भी वो ये कोशिश किया करते थे? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक ख्वाहिश उन्होंने कभी अपने चेहरे पे नहीं आने दी। दरअसल केशव साहब के सामने उनकी हिम्मत नहीं होती थी। ऐसी? दलाल, एक बात बताओ, क्या डैडी के वक्त जनरल बॉडी मीटिंग्स इसी तरह बुलाई जाती थी? उस वक्त जितनी भी मीटिंग्स हुई सब उन्होंने ही बुलाई और वो मीटिंग का नोटिस इस तरह से ड्राफ्ट करवाते थे जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इनवाइट कर रहे हो कि वो उन्हें आकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सक्सेस पर बधाई दें। तो क्या दलाल अब ऐसा नहीं हो सकता? आई एम सॉरी सर, आज की तारीख में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज उस खिचड़ी की तरह हो गया है जिसे अलग अलग बावर्ची अपने फायदे के लिए पका रहे हैं। केशव साहब के जमाने की बात और थी। केशव साहब ने अपने चारों तरफ एक किला सा बना लिया था, वो कोई लूपहोल, कोई रास्ता नहीं छोड़ते थे। ताऊ जी जो आज चेयरमैन बनने का सपना देख रहे हैं उस समय वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। क्या क्या कहा तुमने? ताऊ जी चेयरमैन बनना चाहते हैं? जी हाँ, इस बुढ़ापे में वो इतनी मेहनत इसलिए तो कर रहे हैं और यही रीजन है आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का। यानी अब ताऊ जी चेयरमैन बनना चाहते हैं? भाई फिर मुझे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्हाट चांस डज ही हैव अगेंस्ट मी? आप उन्हें इतना कमजोर मत समझिए। ओह कम ऑन दलाल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने ना समझ नहीं है कि वो ताऊ जी को सपोर्ट करें। और ताऊ जी इतने चालाक हैं कि लोगों का सपोर्ट हासिल कर लें। आपके पीछे क्या क्या साजिशें हो रही हैं इसका आपको पता नहीं। डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, ही इज अ डेंजरस मैन। नमस्ते रंजना देवी। आइए आइए ताऊ जी। सदियों पुरानी बूढ़ी हड्डियों को इलेक्शन के दौरान बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। यानी आपको भी खबर मिल गई? कैसे नहीं मिलती, आजकल चर्चा तो आप ही की है। वैसे आपने अचानक मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की लोगों की जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग बना दी है। अजी मेरी ऐसी बिसात कहाँ जो मैं ऐसा कुछ कर सकूं। मैं तो बस यूं ही आपसे मिलने चला है। आप जैसे लोग जब यूं ही मिलने चले आते हैं ना तो बहुत खतरनाक होता है।
बेवक्त बुरी वक्त की तरह खुद ब खुद चले आते हैं। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया, और फिर अगर बुरा वक्त आकर अच्छे वक्त के लिए गुंजाइश पैदा करके चला जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमारा अच्छा वक्त और आपका कभी कोई संबंध नहीं रहा है। और हाँ ताऊ जी, आप अपने दिल में जो हसरत लेके आए हैं ना, उसके लिए मुझसे कोई मदद मत मांगिएगा। मैं मदद मांगने नहीं, मदद करने आया हूँ रंजना देवी। वो आपके जो नाजायज सपूत प्रताप सिंह है ना, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने के लिए ये सब साठ गांठ कर रहा हूं मैं। लेकिन जब तक आपके जायज सपूत श्री ऋषभ मल्होत्रा चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान हैं, तब तक तो ये संभव नहीं है। और अगर प्रताप सिंह की ये मंशा पूरी नहीं हुई तो वो बगावत पर उतर आएगा, जो कि आपकी इज्जत और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान आप पहुंचा सकते हैं। प्रताप ने 25 साल से जो आग अपने अंदर दबाई हुई है, वो अगर कहीं बाहर निकल आई तो आपके कई पहलू रोशन हो जाएंगे रंजना देवी। आप फिक्र क्यों करते हैं ताऊ जी? ऋषभ चेयरमैन ही रहेगा और प्रताप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाएगा। मैं कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लूंगी। लेकिन इस रास्ते पर आगे चलकर क्या मोड़ आने वाला है, जरा इस पर भी तो गौर फरमाइए रंजना देवी। चलिए मान लिया कि ऋषभ के रहते रहते आपने उसे बोर्ड में शामिल कर लिया, लेकिन कल को अगर वो चेयरमैन बनने की जिद पकड़ बैठा तो उसे बोर्ड का मेंबर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे ऋषभ के पूरे अधिकार चाहिए। तो रंजना देवी, आप ऋषभ के खिलाफ मेरे नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करके अपने आप को सपोर्ट करेंगी। कल को अगर आपके जायज और नाजायज बेटों के बीच में तलवारें खिंच गई तो? हाँ, अगर मैं चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता हूं तो आप इस सिचुएशन से बच जाएंगी। ताऊ जी, मैंने सुना था आप बुरे आदमी हैं, लेकिन मैंने गलत सुना था। आप तो निहायत ही घटिया आदमी हैं। कछु बोलो भैया, तुहारी खामोशी हमरा जान ले लेगा। कुछ नहीं त्यागी, बस यूं ही थोड़ा सुकून पाने के लिए तुम्हारे पास चला आता हूं। हर चीज, हर प्रॉब्लम, हर टेंशन से दूर। ये हमरा खुशनसीबी है कि आप परेशानी के समय हमरे पास आए। लेकिन भैया, दिल का गुबार जब तक निकलेगा ना ही ना, तब तक वो अंदर ही अंदर लावा बनता जाएगा। इसे अपने अंदर का सब बाहर पलट दो। त्यागी, क्या क्या बताऊं तुम्हें? आजकल जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। करता कुछ हूं, नतीजा कुछ और निकल आता है। हर चीज उलझती जा रही है त्यागी। तो एक एक करके हमका अपना सबरा उलझाने बताओ। हमरा अक्कल जो गांठें खोल सकेगा हम खोलेगा। भैया, हम जाहिल जरूर हैं, पर जिंदगी का बहुत तजुर्बा किए हैं। देखो त्यागी, आजकल अचानक हर चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है। मैं तो कुछ संभाल ही नहीं पा रहा यार। अब देखो ना, तुम्हारे अलावा आज मैं किसी भी और पर भरोसा नहीं कर सकता। सब के सब मेरे पीठ पीछे साजिशें कर रहे हैं। मुझे चेयरमैन की कुर्सी से हटाकर खुद चेयरमैन बनना चाहते हैं ये लोग। जब आपको यह महसूस होने लगे कि आपके चारों तरफ हर आदमी आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, आपकी जिंदगी तो वैसे ही मुहाल हो जाएगी। हमका बता दो, इस साजिश करने वाला कौन है? इस साले को हम अपनी साजिश का शिकार बना डालूंगा। जिस किसी के भी भेजा में ऐसन बात आया है ना, वो का खोपड़ा बस इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि तुम्हारे पास हर बात का एक ही जवाब है, खून खराबा। तो अब जो तुमको ऐसन परेशानी में सराबोर कर सकता है, वो अगर जिंदा रहे तो हमका तो जोगी बनकर काशी चले जाना चाहिए। अरे तुम्हारे काम नहीं आ सकते हैं तो हमरा ये जिंदगी बेकार है। भैया, हमका वो खलीफा का नाम बताओ बस। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें आज ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा।
जिससे तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाए। और त्यागी, वैसे भी नूर भाई और छोटे नवाब के कत्ल के सिलसिले में पुलिस को ऑलरेडी तुम पर शक है। अरे तो हम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हैं कि जो हम का कछू हो गया तो दुनिया का काम रुक जाएगा? फिजूल का जिंदगी तो हम वैसे ही बिता रहे हैं। देखो त्यागी, अगर तुम सचमुच मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो यह पता करो कि आखिर मेरे खिलाफ यह साजिश कर कौन रहा है। इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे किसका हाथ है? केडी सक्सेना तो नहीं हो सकता, काहे से कि वो हमसे अपना जान बचाता फिर रहा है। वो हमरा और तुम्हारा कनेक्शन जान चुका है। खैर, वो जो भी है ना, वो का बारे में पता लग जाएगा। अब आप चाय पियो। दारू बुलवाए का भैया? डोंट बी स्टूपिड यार। नीतू से मुलाकात हुई? हाँ हुई। और मैं महेंद्र मल्होत्रा, वाइस चेयरमैन ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, एक मिडियोकर आदमी की तरह अपनी बेटी को झूठे दिलासे देकर आ रहा हूं। मेरी हैसियत कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ बिग जीरो। मैं तो इतना भी नहीं कर सकता कि अपनी बेटी को जमानत पर छुड़ा सकूं। महेन, ये एमएलए का मर्डर केस है, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। शायद जजेस को उसे जमानत देने में रिस्क नजर आता हो। एनीवे, मेरी एक जज से बात हुई थी। उसे लगता है कि नीतू के केस के लिए अच्छा है कि वो जेल में रहे, उसके लिए सिंपैथी बनी रहेगी। लेकिन देविका, सिंपैथी से अब कुछ नहीं होगा। मैं नीतू को देखकर आ रहा हूं, वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी है, और अगर उसे कुछ दिन और जेल में गुजारने पड़े तो वो टूट जाएगी। और फिर उस सूरत में उसे सजा से बचाना नामुमकिन हो जाएगा। It just won't be possible. कैसी हो नीतू? कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि मुझे तुमसे मिलने यहां आना पड़ रहा है। तू ही तो थी नीतू, जिसे मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। एक आदत सी हो गई थी कि नीतू तो होगी, जरूर होगी, और अपनी सलाह मुझे देगी। चाहे वो सलाह सही हो या गलत, तुझसे बात करती तो जी हल्का हो जाता। बड़ी होना तो दिखाना पड़ता कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर नीतू, अब तो नहीं है, तो बहुत अकेलापन महसूस होता है, बहुत अकेलापन महसूस होता है। मुझे बचाते बचाते तू यहां पहुंच गई, जहां मैं अपने दुश्मन को भी नहीं देखना चाहती। नीतू, मेरी छोटी बहन, जिसके लिए कुछ अच्छा करने की बजाय मैं उसे यहाँ ले आई। अगर मैं नहीं होती तो वॉल्टर के साथ अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताती होती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है दीदी, कुछ नहीं हुआ है। चलो, इसी बहाने हमें उस हैवान से छुटकारा तो मिल गया। तुम ना होती तो न जाने वो एमएलए मेरा क्या कर डालता। He was just about to molest me. झूठ है ये सब। तो सुनील ने तुम्हें सब सिखा पढ़ाकर यहाँ भेजा है। तुम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहोगी। तू भी मेरे हाथ से जाने लगी, तुझे भी मेरे हाथ में आने से एतराज हो गया। तुम्हें अब बर्दाश्त कर पाना किसी के बस में नहीं है रोनी। मैं जो हूं ना, सामने हूं, तेरी तरह नहीं हूं कि बनती कुछ और है और है कुछ और। रानी, मम्मी प्लीज, मम्मी चलो यहाँ से।
एक मिनट बेटा, अगर अब तुम मर भी जाओ ना रानी, तो मुझे अफसोस नहीं होगा। तुझे तो मेरे जिंदा रहने पे अफसोस होगा ना, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुझे तलाक नहीं मिलेगा, और जब तक मैं तुझे तलाक नहीं देता तो किसी और दौलतमंद को फंसा के उससे शादी नहीं कर सकती, और बिना शादी के तू उसकी जायदाद पे हक नहीं जमा सकती ना, तो तू मेरे मरने पे लड्डू बांटेगी। लेकिन तू अटकी रहे, तड़पती रहे, मैं तुझे रिहा नहीं करूंगा। तो एक काम किया कर, रोज मंदिर जाया कर और मन्नत मांगा कर कि मैं मर जाऊं। तुम तो पी पी कर सड़ गए हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिमाग, सब कुछ सड़ चुका है। हाँ, लेकिन मैं तो सड़ी गली बातें सिर्फ सोचता हूं, तू तो करती है। कौन सी कसर उठा रखी है तूने अपनी हरकतों में? तुम्हारे फालतू सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो क्यों आती है इस फालतू आदमी से फालतू बातें सुनने के लिए? मैंने बुलाया तेरे को। सोनू की रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर दो प्लीज। सोनू? कौन सोनू? वही जो अपनी सहूलियत के लिए मुझे बाप बनाकर घूमता था, हो ना? और जब उसने अच्छे अच्छे मखमली कालीन देखे तो पहला मौका मिलते ही जाके उनसे लिपट गया। वही सोनू ना? रानी, एक बात बता मेरे को, आज मैं बुरा नहीं मानूंगा, ये किसी और का पाप तूने मेरे सिर पे डाला था ना? बदतमीज आदमी! बदजात! आइंदा अगर मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना, तो शराब से पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और अगर तुम सोनू को अपने बेटे नहीं समझते हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम दोनों के बीच जो एक पुल था वो भी टूटकर गिर गया। चलो सोनू, जाओ जाओ। रोनी तुम सब के बिना भी जी सकता है, अकेले जिएगा रोनी। नीतू, अगर ये गलत भी है ना तो हमें इसे सच बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हें और यहाँ नहीं देख सकती। तुम्हारा ऐसे कहने से जो बात सिर्फ हम लोगों के बीच है वो सब जान जाएंगे। बाकी रही मुझे बचाने की बात, तो वो पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम मल्होत्रा खानदान को बिलोंग करते हैं। यही तो हमारा नेगेटिव पॉइंट है नीतू। अगर प्रोसिक्यूशन ने वहां हमारे खानदान के अंदर झांकना शुरू कर दिया ना, तो सारी सच्चाइयां सामने आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस रात जो हुआ उसका स्टेटमेंट अगर तुमने सुनील के कहने पे दिया तो मेरे किए के राय पे सब पानी फिर जाएगा। नीतू, अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो तुम पर सीधा खून का इल्जाम लग जाएगा। अब प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। नीतू, तुम इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझ रही। एंड डोंट ट्राई टू सैक्रिफाइस फॉर मी एनीमोर। तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैं वो रेप वाला झूठ क्यों नहीं बोलना चाहती? हाँ नीतू, समझने की कोशिश करो। अगर सेल्फ डिफेंस के लिए गोली चलाई है ना, तो फिर भी बचने की पॉसिबिलिटीज है, वरना तो प्रोसिक्यूशन चिल्ला कर ये साबित कर देंगे कि तुम पूरे होशो हवास में पक्की तैयारी के साथ उसका मर्डर करने गई थी। तुम सिर्फ सुनील के आर्ग्यूमेंट्स दोहरा रही हो जो मैं पता नहीं कितनी बार सुन चुकी हूँ। जो बात तुम या कोई और नहीं समझ पा रहा वो ये है कि अगर मैं एमएलए पर रेप का चार्ज लगाती हूँ तो प्रोसिक्यूशन मल्होत्रा खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा और तुम्हें लूज कैरेक्टर साबित करने पे तुल जाएगा। प्रोसिक्यूशन ये पूछेगी कि ये जानते हुए कि एमएलए एक जानवर था, तुम उस रात डार्क बंगले में उसके साथ क्या करने गई थी और क्यों? हम लोग ये कैसे साबित करेंगे कि जिनके पेरेंट्स के अलग अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनके बच्चे मासूम हैं? हम अगर एमएलए पर रेप का चार्ज लगाते हैं तो कोई हैरत की बात नहीं होगी कि प्रोसिक्यूशन भरी अदालत में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। एंड डोंट फॉरगेट, प्रोसिक्यूशन हमसे ज्यादा बड़े झूठ बोल सकता है। नहीं नीतू, सुनील ने कहा है कि वो सब संभालेगा और तुम्हें बचा भी लेगा। सुनील आखिर क्या जानता है ये सुनील के इस खून के पीछे क्या कारण है? क्या जानता है कि इस एमएलए ने तुम्हारे साथ इससे पहले क्या क्या करने की कोशिश की है? हो सकता है कि एज एविडेंस प्रोसिक्यूशन वो वीडियो के सेट मंगवा ले, फिर रिजल्ट क्या होगा? मुझे फांसी, और तुम दुनिया भर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान
सहारे दिन छोटा सा